नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र में जैसे कि आपने रिकमेंड किया था, हम लोग डिलेड प्यूबर्टी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। डिलेड प्यूबर्टी ये एक बहुत ही सामान्य कंडीशन है, बट मेरे विचार से मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे केसेस तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे पास कम ही आते हैं। आजकल हमारे पास ज्यादा केसेस आ रहे हैं प्रोक्यूरियस प्यूबर्टी यानी अर्ली प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा पिछले जमाने में या कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा केसेस आते थे, बट आज जैसे कि लाइफस्टाइल, खान पान, इंटरनेट, इन सभी के साथ हम देखते हैं कि काफी सारे चेंजेस अर्लियर एज में ही हो जाते हैं। और काफी हमारी सोसाइटी में सामने आ रहे मामले कि एकदम 8, 9, 10 साल के लड़की को, बच्ची को ही मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। बट आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग है। इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि डिलेड प्यूबर्टी। इसमें सबसे पहले मैं आपको प्यूबर्टी के बारे में बताना चाहूंगी कि प्यूबर्टी क्या है और आयुर्वेदीय तरीके से किन दोषों का परिणाम प्यूबर्टी पर होता है। प्यूबर्टी आर्तवम आग्नेयम, हम सभी जानते कि आर्तो ये अग्नि गुणधर्म वाला है। और प्यूबर्टी के चेंजेस अराउंड इट स्टार्ट्स अराउंड द एज ऑफ 12। डिलेड प्यूबर्टी यानी कि आपके लड़की के शरीर में 13 साल की उम्र तक भी और 16 साल तक भी कोई भी बदलाव अगर नहीं आते हैं तो इसको हम कह सकते हैं एक तरफ से डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी और प्यूबर्टी दोनों का अगर विचार किया जाए, जिससे कि आयुर्वेदिक अप्रोच क्या होगा, इसमें एक डेवलपमेंटल डिले भी आप इसको कह सकते हो। डिलेड प्यूबर्टी यानी डेवलपमेंटल डिले, जिसमें कई बार जो एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे कि बच्चों में जो विकास होता है, इसमें अलग अलग तरीके से विकास के ये होते लेवल्स होते हैं, लाइक मोटार लेवल पर, मेंटल लेवल पर, सोशल लेवल पर, कम्युनिकेशन स्किल्स है। और कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जो बच्चे साथ में एक साथ पढ़ते हैं, बट उन सभी में एक साथ सारे बदलाव नहीं आते हैं। सो आयुर्वेद के तरीके से सोचेंगे तो ये एक दोषों का इम्बैलेंस है। बट मोस्ट कॉमनली जहां पर हमें यहाँ पे निश्चित रूप से हार्मोन्स का प्रभाव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मुख्य 2 हार्मोन्स है, यानी प्रोडक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। GnRH deficiency causes delays in the secretion of luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, जो कि एक सब्सिक्वेंट सिक्रेशन है जो गैमेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी ये 3 हार्मोन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। एक GnRH हो गया, जिसकी डिफिशियंसी के साथ ही फिर LH और FSH भी ठीक से सिक्रेट नहीं हो पाते हैं। आयुर्वेद में तीनों दोषों का इम्बैलेंस है। यहाँ पे खास करके मेरे विचार से वात दोष का ज्यादा प्रभाव रहेगा। और इसी के साथ, क्योंकि वात अगर बढ़ जाता है तो रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ और धातु का क्षय, तो कहीं ना कहीं ये प्राइमरी ओमेनोरिया या डिलेड प्यूबर्टी की जो कंडीशन है, ये धातु क्षयजन्य अवस्था है। आयुर्वेद में ये जो इसके जो सारे लक्षण होते हैं, कई बार कुछ अलग अलग, देखिए अलग अलग टाइप के केसेस आते हैं, जैसे में जिसमें कुछ शरीर भाव तो बदल जाते हैं बट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है। कभी कभी बाकी सारे लक्षण आपको दिखते हैं और फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं। तो कभी कभी फिर कोई भी लक्षण आपको शरीर पर नहीं दिखते हैं। सो बिल्कुल इस प्रकार के अलग अलग केसेस हमारे सामने जब आते हैं, आयुर्वेद में जो बाल्यावस्था है इसको 1 साल तक बताया है, क्षीरान्नाद अवस्था 2 से आगे के साल तक बताई है, और अन्नाथ जो है 3 से 16 साल तक हम लोग इसको देखते हैं। बट जैसे कि आचार्य काश्यप 12 से 16 साल की जो उम्र है इसको कौमार अवस्था बताते हैं। आचार्य चरक और सभी ने, मतलब यहाँ पे कहने की बातें ये है कि इस पीरियड में शरीर के धातुओं में बदलाव जरूर आता है। धातुओं में बदलाव लाने के लिए हार्मोन्स का सिक्रेशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ पित्त दोष भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर जैसे पित्त के साथ ही आर्तों की प्रवृत्ति होती है। सो कॉमन कॉजेस क्या है, जैसे इसके कुछ हार्मोनल कॉजेस मैंने बता दिया है, इसके साथ थोड़े कुछ और कारणों का या व्याधियों का विचार हमें करना पड़ेगा, जिसमें मुख्य रूप से कोई सीवियर डिसीज लाइक सिकल सेल एनीमिया, अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो या अल्सरेटिव कोलाइसिस हो, या बहुत बार न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी एक हमें कंसिडर करनी होगी। ईटिंग डिसऑर्डर्स आज जैसे महिलाओं में ज्यादा होते हैं, एंड ये एक
कारण भी हो सकता है। तो इसके साथ साथ और क्या कारण हमें सोचने पड़ेंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि डिलेड प्यूबर्टी का कि जो नॉर्मल प्यूबर्टी को डिस्टर्ब करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव लड़कियों में से हो सकता है, या लाइक स्विमर्स है, स्पोर्ट्स में जो एक्टिव है, रनर्स है, डांसर्स है, या एनोरेक्सिया या बुलिमिया करके डिसीज आता है, या अंडर न्यूट्रिशन कंडीशंस है। इसके साथ साथ कभी कभी ये हो सकता है। और लाइक ये कभी कभी ऐसे भी होता है कि ओवरीज, आपकी ओवरीज बहुत कम मात्रा में या बिल्कुल भी हार्मोन को बनाती नहीं है, यानी हाइपोगोनाडिज्म। तो हाइपोगोनाडिज्म के कारण भी इस प्रकार से डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है। इन सभी मेडिकल कंडीशन के साथ अगर आपके पास कोई केस आ जाती है तो आप जरूर उसके हार्मोनल जो भी ग्राफ है, हार्मोन स्टडीज है, उसको जरूर करिएगा। इसमें स्पेसिफिकली थायराइड को देखिएगा, इसमें डायबिटीज के लिए भी देखिएगा, इसमें कुछ अलग से लीवर और किडनी का फंक्शन ठीक से हो रहा है क्या देखिएगा। इसमें कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजेस भी है, लाइक एडिसन डिसीज है, या कुछ ऑटोइम्यून डिसीज के कारण भी प्यूबर्टी डिले हुई है क्या। कभी पेशेंट्स ने कुछ ट्रीटमेंट के हिसाब से ऐसे ट्रीटमेंट ली है क्या जिसके साथ ओवरीज जो है वो डैमेज हो गई है क्या। कभी पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ ट्यूमर हुआ है क्या, इसके लिए आपको एमआरआई करना पड़ेगा। या फिर जेनेटिकल कुछ डिसऑर्डर लाइक टर्नर सिंड्रोम वगैरह है क्या। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब यूजुअली जो बातें होनी चाहिए, यूजुअली जो बदलाव शरीर में होना चाहिए, वो अगर खुद ही दिख रहा है तो आप इसके साथ जरूर विचार करिएगा। 8 से 14 साल की उम्र में ये हो जाना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कुछ भी आपको हाइट नहीं है, या बहुत ही स्लो रेट है ग्रोथ का, एंड उसके साथ उसके शरीर में जो भी बदलाव होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे हैं, जो भी मतलब एक तरीके से आप जो लड़की से महिला में परिवर्तन के लिए जो भी सारे बदलाव हमें चाहिए होते हैं, अगर वो नहीं हो रहे हैं तो ब्लड टेस्ट करिए। जैसे मैं सारे बता रही, उस सभी टेस्ट को आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो क्रोमोसोमल एनालिसिस या जेनेटिक टेस्टिंग के साथ भी जाना पड़ेगा। यूएसजी तो है ही रूटीन, ओवरीज का एंड यूट्रस का हमें करना ही पड़ेगा। अभी इसमें ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके कॉज पर। पहले कॉज रूल आउट करिए। हमने कल के सत्र में भी वही सुना कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे होता है ना कि हम लोग कल्प की बात करते हैं, हमें मेडिसिन चाहिए, जल्दी से मेडिसिन बता दीजिए और बस हम मेडिसिन देने में जुट जाते हैं। बट जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें हमें भी ऐसे ही सोचना है। हम वही हमेशा प्रयास करते हैं कि हमें हिस्ट्री लेनी चाहिए, हेतु को, दोषों को समझना चाहिए, और कॉज क्या है इसके ऊपर काम करें। हम लोग व्याधि पर काम ना करें। हम हमारे दिमाग में ऐसे होता है कि ये पीसीओडी के केस है तो इसमें ये 4 कल्प काम करते हैं तो इसमें वही चला दे। बट जैसे कि हर एक पीसीओडी की केस भी अलग है, हर एक इनफर्टिलिटी की केस में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार से अभी इसमें जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है कि फैमिली में कोई लेट प्यूबर्टी वाले है क्या। आ, और अगर ऐसी कुछ हिस्ट्री मिल जाती है तो आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। आप तब तक धातु बल बनाइए। धातु अगर क्षय है तो उसको धातु वृद्धि के लिए, यानी धातु बल बढ़ाने के लिए बृहन चिकित्सा के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और जो जिसमें भी वेट और उसका हीमोग्लोबिन काउंट भी देखना पड़ेगा। कभी कभी ईटिंग डिसऑर्डर्स है तो ये भी आप करेक्ट कर सकते हैं, इसको भी ट्रीट कर देते हैं तो प्यूबर्टी आपकी नॉर्मल हो जाती है। मॉडर्न लोग तो इसमें हार्मोन्स देते हैं, गोनेडोट्रोपिन या एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है, लो डोज पर दिए जाते हैं एक्चुअली ये हार्मोन। और फिर ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। इसके लिए आपको धीरे धीरे ये डोज बढ़ाया जाता है, और 6 महीने 12 महीने तक ये चलता है। कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें ओरल पिल्स का भी उपयोग करते हैं, बट ये हम लोग सभी थोड़ी नहीं सोचेंगे ज्यादा, क्योंकि हमारा विचार यहाँ पर है कि आयुर्वेद में किस प्रकार से हम लोग इसको ये कर सकते हैं एक्चुअली। क्योंकि जो हार्मोन्स यूज करेंगे इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अर्ली मेनोपॉज, इनफर्टिलिटी, और फिर लो बोन डेंसिटी, या फिर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, यानी ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये सारी बातें। और जैसे हमें एक प्रकार से आर्टिफिशियल हार्मोन्स को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ये बात भी यहाँ पे विचार करने लायक है। अभी मैं थोड़ा सा क्लासिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आयुर्वेद में ये जो डिले हुआ है इसको किस नजरिए से देखा जाता है। इसको आचार्य हमारे आयुर्वेदिक लिटरेचर में योनि व्यापक के अंदर बताते हैं। इसके साथ साथ आर्तोदुष्टि, जात हारिणी,
धातु क्षय, आर्तव क्षय, इस प्रकार से। इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी में जरूर बताऊंगी। पहली है शुष्का रेवती। आचार्य काश्यप ने इस जातहारिणी के बारे में बताया है, और कि वो बताते जातहारिणी यानी इवन आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 60 years may not attend, और उसमें फिर लाइक आर्म्स एंड हिप्स आर आल्सो इनिशिएटेड, यानी जो भाव दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहे। आषोढ़ वर्षम प्राप्त या स्त्री पुष्पम न पश्यति प्रलामनम बाहुर पूजा तामाहु शुष्क रेवती। सो इस प्रकार से 12 की एज है और नहीं आपको बदलाव दिख रहे हैं, तो इसको उन्होंने काउंट किया है शुष्का रेवती में। आगे, और इसमें वो वही बताते कि प्राइमरी अमेनोरिया एंड इट इज ड्यू टू ओनली माल नरिशमेंट। तो आपको ये पॉइंट मिल गया है कि आप नरिशमेंट यानी धातु का बल बढ़ाए। नेक्स्ट दूसरा इसमें आचार्य बताते हैं वंध्या योनि व्यापक। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि आर्तव अगर प्रेजेंट नहीं है वो तो वंध्या योनि व्यापक है। ढल्लन इसको और थोड़ा बताते हैं, वंध्या नष्टम आर्तवा विद्या, तो एब्सेंस ऑफ आर्तव ये प्राइमरी अमेनोरिया है। और यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है कि द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इसमें होता है चंडी योनि व्यापक से, एंड नॉर्मल कैरेक्टर्स भी इसमें हो सकते हैं वंध्या में। तीसरी कंडीशन आचार्य चरक बताते हैं अरजस का योनि व्यापक। अभी इसमें कारण देखिए क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये पित्त प्रधान काल है। पित्त सिचुएटेड इन द योनि एंड गर्भाशय, ये रक्त को दुष्ट कर देता है, और फिर ये पित्त और रक्त की दुष्टि के साथ, अभी देखिए पित्त तेज गुण का है, पित्त हमें चाहिए, बट ये पित्त दुष्ट हुआ है, और इसी दुष्टि के साथ पित्त के जो प्राकृत लक्षण मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। और दूसरा धातु दुष्ट हुआ है रक्त, जो बिल्कुल रक्त से ही तो पुष्टि होती है, और यही दुष्ट रक्त एक तरीके से बाहर निकालना संभव हो पाता है। तो यहाँ पे ये दोनों दुष्ट हो गए हैं, और जिसके साथ स्त्री में बहुत ही ज्यादा इनिशिएशन और डिस्कलरेशन होता है। और इसी को आचार्य चरक ने, चक्रपाणी ने भी अमेनोरिया बताया। अरजस का योनि व्यापक, योनि गर्भाशय स्तम चेतम पित्तम संदुषेकम सा अरजस का मतम काश वैवर्ण्यम जननी वृषभ अरजस की इति अनार्थवा, यानी अरजस का यानी अनार्थो। और पित्त हम जानते हैं कि पित्त का क्या महत्व है, प्रिडोमिनेंस दोषा है ऋतु चक्र में, और यही पित्त जाकर अगर दुष्ट कर देता है रक्त को, तो वहां पर अपसेंस हो जाता है, और यहाँ पे माल नरिशमेंट भी होता है। चौथी कंडीशन इसमें बताई है नष्टार्थ। जब दोष बढ़ जाते हैं, ये जाकर जो पैसेज है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, आर्तव का, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और आर्तव दर्शन नहीं होता है, नष्टार्थ। और कभी कभी जैसे हम लोग देखते हैं आजकल अर्नी मेनोपॉज यानी नष्टार्थ, ये शरीर में है यानी बन चुका है, बट इसको अवरोध हुआ है दोषों का, तो इस अवरोध को हटाइए। तो सिंपली शोधन चिकित्सा करेंगे तो अवरोध हट जाएगा, स्रोतस खुल जाएंगे और फ्लो ठीक से आने लगेगा। एंड सो इसका देखिए यहाँ पे क्लियर बताए, आर तो बना है बट इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट सीन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। और यही आचार्य वामभट्ट वही बताते, वात कफ की दृष्टि के साथ ही ये अवरोध ऑब्स्ट्रक्ट होता है, अवरोध बन जाता है, और यहाँ दिखाई नहीं देता है। दोषे आवृत्त मार्गत्वम आर्तवम नश्यति स्त्रियाः वात कफावृत्त मार्गाणाम व प्रवर्तमानम। और इस प्रकार से आर्तो दृष्टि यही अमेनोरिया को इंडिकेट करती है। ये चौथी कंडीशन आयुर्वेद की तरीके से। पांचवी कंडीशन आचार्य भेल बताते हैं, जब शरीर का रक्त धातु 7 दिन में बनता है, अगर ये ठीक से नहीं बना, इफ इट इज स्कैंटी, और ये ठीक से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ नहीं पहुंच पा रहा, यानी अगेन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कुलेशन, रक्त धातु के द्वारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रक्त ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, यानी यहाँ पे फिर से आर्तो नहीं बनेगा। हम रस और रक्त को अलग मानते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो रक्त धातु, इसमें रस धातु होता ही है, और इसीलिए देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और इसका मतलब है आचार्य भेल वही बताते, स एव आसप्तरात्रात सर्व संचार रहा। और इसी प्रकार से ये इनिशिएशन के कारण, धातु क्षय के कारण ही आर्तो दर्शन नहीं होता। ये 5 कंडीशन को आयुर्वेद के तरीके से हम इसको देख सकते हैं। व्हाट इज डिलेड प्यूबर्टी?
शुष्का रेवती जाथारिणी या वंध्या योनि व्यापद, इसके लिए हमें जैसे कि प्रॉपर इसके लिए कोई ये नहीं है, बट इसमें धातु बल ही बढ़ाना है। हमारे पास अवेलेबल है अरेजस्का योनि व्यापद की चिकित्सा। इसमें बताया गया है, देखिए मैं क्लासिकली बताऊंगी, चरक चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में जो योनि व्यापद में बताया है उसी चिकित्सा को मैं बताऊंगी। और बाकी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इन सभी ऑप्शंस को भी हम लोग विचार जरूर करेंगे कि कैसे विचार करना है हमें इसमें। लाइक एक तरह से शोधन करना है, शोधन करके फिर रसायन करेंगे हम लोग इसमें। आप इसमें वाजीकरण चिकित्सा का भी हमें विचार करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वाजीकरण यानी धातु का बल भी बढ़ाना है, इस प्रकार से भी यहाँ पे हम लोग विचार जरूर करेंगे। अभी जो मैं बता रही थी क्लासिकल, इसमें मृगाज विवराह सिद्धम अम्लफल सर्पिशा अरजस का पिबेत सिद्ध जीवन ही पयो अपीवा। तो इस प्रकार से देखिए क्या है इसमें, क्या क्या यूज करना है आपको। यूज ऑफ घृत सिद्ध विथ रक्त ऑफ मृग, डियर, अज एंड शीप एंड हॉक विथ आम्ल रस फ्रूट्स, बट आई डोंट रिकमेंड, आज के जमाने में ये पॉसिबल नहीं, इसको छोड़ देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिल्क सिद्ध विथ जीवन, ये पॉसिबल है और ये हमेशा मेरे ट्रीटमेंट प्लान में ये होता ही है। सिद्ध घृत या सिद्ध दूध, जीवनीय गण काकोली, क्षीर काकोली, बला सभी डालकर इसको दूध को बनाइए, पकाइएगा और ये दीजिएगा आप। जो नष्टार्तव, अनार्तव, प्राइमरी, सेकेंडरी सभी प्रकार के अनार्तव में बहुत अच्छे से काम करेगा। बस्ती का प्रयोग करना है। फिर अभी इसमें देखिए जैसे पित्त दुष्ट हुआ है तो पित्त को करेंगे हम लोग शोधन से, और फिर पित्त को बढ़ाने वाले, क्योंकि पित्तम आग्नेयम, पित्त क्षय के साथ भी अनार्त होता है, पित्त दुष्टि के साथ होता है, तो पित्त को बढ़ाने वाला, जैसे हम सभी जानते कि अनार्तों की चिकित्सा में उष्ण, अम्ल, कटु और तिल, गुड़ ऐसे द्रव्यों का सेवन बताया है। यूज ऑफ लहसुन, शतपुष्पा, शतावरी, अभी इस जो सिद्ध दूध मैंने बताया इसमें आप शतावरी ऐड कर सकते हो। इसमें लहसुन सिद्ध क्षीरपाक भी बेस्ट रिजल्ट देगा। क्षीरपाक है और लहसुन उष्ण गुण का है, पित्त को बढ़ाता है। इसमें मैं शतपुष्पा तेल को भी रिकमेंड करूंगी, शतपुष्पा तेल का मात्रावस्थी या फिर नस्य, मत्स्य, कुलत्थ, कांजी, तिल, माश, सुरा, गोमूत्र, तक्र, दधी खान पान में डाले। यूज ऑफ तेल काढ़ा एंड गुड़, यूज ऑफ फलघृत एंड बृहत अष्टवरी घृत, इन अष्टवर्ग घृत, इसका प्रयोग। तिल के बारे में तो हम सभी जानते कि इसका जो गुण है उष्ण गुण के साथ, और तिल ये इट इज बेटर एक्शन और रज्जु अवरोध कष्टार्थ, इट इज हैविंग आर्तव जनन प्रॉपर्टी, इसीलिए इसको देना है। इट इज बाल्य वृक्ष, कई बार इसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर काम करने वाला द्रव्य वहां पे चुनना चाहिए। कई बार आप लोग बताते हैं ना, हमने तिल का काढ़ा दिया बट रिजल्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं EQ देना है। तो इसमें सीसम या तिल में हाई फूड वैल्यू है, तिल बहुत ही प्रोटीन वाला रिच सोर्स है, इसके साथ इसमें काफी बाकी के भी कंटेंट्स है, प्रोटीन वगैरह है, बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी तिल इज आर्तव जनन, तो तिल को यूज करें। दूध, दूध क्यों यूज करना है, दूध का क्षीरपाक का क्या महत्व है, बिकॉज दूध में जो कंटेंट्स है ये वैरायटी ऑफ रोगों में हम लोग यूज करते हैं। इट इज होलसम यानी ये पथ्य है, बल्य, वृक्ष, रसायन, तीनों काम हमें यहाँ पे तीनों काम चाहिए ना, हमें वृक्षवाजीकरण भी करना है, शुक्र धातु को भी बढ़ाना है, कहीं ना कहीं बल्य काम भी करना है और रसायन भी करना है। इसमें जो प्रोटीन है दूध में, जो कि मिल्क प्रोटीन है, और इसमें बाकी सारे जो तत्व है मिल्क फैट वगैरह भी है, इन सभी के साथ भी ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह होते हैं जो कि जाकर हमारे हार्मोन लेवल पर काम करते हैं, और इसीलिए दूध को भरपूर मात्रा में यूज करें। शतावरी बहुत बेस्ट, शतावरी भी एक तो दोषों का शमन भी करती है और एक प्रकार से ये धातु का बल बढ़ाती है। शतावरी में फाइटोएस्ट्रोजेंस है जिसके लिए हम कई पर भी इसको प्रेफर करते हैं, और बिल्कुल इसके लिए आप पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, जैसे शतावरी एक यूट्रस टॉनिक के रूप में यूज करते हैं, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल को भी आप देख सकते हो, और इसके ऊपर तो काफी रिसर्चेस हुई, इट इज प्रूवन। इसमें घृत, घृत सेम वृक्ष, अग्नि, ओज, धातु बल एंड इंद्रिय दुर्बलता को कम करेगा, जो हमने देखा कि इनिशिएशन ऑफ धातु, सो इसमें खास करके गाय का घृत आप यूज करिएगा, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट इस पर काम करने वाला द्रव्य कुमारी, मधुर, लघु, शीत,
और वात कफ शमन करने वाली ये जो कुमारी है, ये भी एक प्रकार से एस्ट्रोजन पर काम करती है, एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाती है, और इसीलिए कुमारी आसो का हम बहुत यूज करते हैं। शतपुष्पा, आचार्य काश्यप में इसका वर्णन आया है, और ये क्वालिटी, यूनिक की क्वालिटी को बढ़ाती है और शुक्र की क्वालिटीज को बढ़ाती है। इट इज उष्ण वीर्य, वात का शमन करेगी, एंड ये वीर्य को बढ़ाती है, धातु बल को बढ़ाती है। सो शतपुष्पा इज अ बून फॉर वुमन हैविंग आर्तवम ना अमेनोरिया के लिए बहुत सुंदर। आर्तवम ना पश्यति यानी जिसमें आर्तव दर्शन नहीं हो रहे हैं, और कभी कभी पश्यंती विफलम, आर्तव दर्शन हो रहे हैं बट कंस्यूम नहीं हो पा रही है। अति प्रभुत्व, बहुत ज्यादा भी हो रहा है। अत्यल्पम, स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन। अतिक्रांतम, पेरीमेनोपॉजल। अंगगातम, डिलेड मेनार्च एंड अदर मेनी कंडीशंस। इन सभी पर इसका सुंदर काम होता है शतपुष्पा का। तो मुझे लगता है कि शतपुष्पा आप सभी जगह पर यूज करते हैं, बट जैसे आज का हमारा सत्र एक्सक्लूसिवली हम इस पर बात कर रहे हैं, शतपुष्पा में जो भी सारे तत्व पाए गए हैं एंड इसमें जो सारे मटेरियल यानी अल्कोलॉइड्स वगैरह है, ये बिल्कुल ही बेस्ट तरीके से काम करते हैं, हेल्थ प्रमोट करते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको देते हैं एज अ प्रिकर्सर फॉर सेक्स हार्मोन्स, खास करके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए। नेक्स्ट इसमें आपको प्लान करना है, आचार्य कश्यप ने सिद्धि स्थान में बताया, नष्ट पुष्ट या नष्ट बीज, अल्प पुष्प, इन तीनों कंडीशन के लिए अनुवासन बस्ती, जो हम सभी जानते हैं ना, बस्ती हाउ इट एक्ट्स इन द बस्ती विच through the absorption through the rectum or through pakvasha, it reaches in the systemic circulation and बहुत जल्दी फास्टली एब्सॉर्ब होकर this stimulates the other brain। ब्रेन का और बस्ती का क्या कनेक्शन है, और ब्रेन को स्टिमुलेट करती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड और जीएनआरएच रिलीज हाइपोथैलेमस को, एचपीओ एक्सिस को भी ये स्टिमुलेट करेंगी, और जाकर फिर हार्मोन्स का बहाव करेक्ट हो पाएगा। तो इस प्रकार से इसमें हमें ये भी विचार करना है कि हम ये अभी आगे मैं आपको एक कॉमन प्लान भी बताऊंगी कि कैसे हम विचार करें, और बिल्कुल इसमें तो बहुत ही ज्यादा हम विचार भी कर सकते हैं, बहुत ही अलग अलग इस पे पर्सपेक्टिव्स रहेंगे, बट जैसे मेरा एक जो ये था कि किस प्रकार से इसमें विचार किया जाए, तो वो हमें यहाँ पे, और बाकी तो मैं बाद में कभी, जैसे हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि पुबर्टी को कैसे मैनेज करना चाहिए अलग अलग तरीके से। एक जो रजस्वला परिचर्या है वो थोड़ी सी अलग बन जाती है, जिसमें हमें क्या खाना है क्या है, इसको साइंटिफिकली हमने कई बार डिस्कस किया था, बट फिर भी जो हाइजीनिक है या मेडिकल कंडीशंस जिसको हमें सोचना पड़ेगा ड्यूरिंग द दिस फेज ऑफ प्यूबर्टी, इसके साथ साथ और एक दूसरा विचार आप इसमें जरूर करें, आप में इसको धातु का बल बढ़ाना है। बट मेरा विचार ये है कि जैसे जो भी बातें हैं आप इसको एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच को जो भी देखना चाहे, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये धातु क्षय हुआ है, बट धातु क्षय के साथ पित्त दुष्टि है, रक्त दुष्टि है, तो पहले आप शोधन करें। इसमें शोधन, दीपन, पाचन, बस्ती, विरेचन, इसके साथ काम करें एंड देन गो फॉर रसायन चिकित्सा, और फिर जाकर आपका धातु का बल बढ़ेगा। एकदम से आप रज प्रवृत्ति निवटी या कुमारी आसो दे देते हैं तो आई डोंट थिंक कि जो जिसमें मेना छुआ ही नहीं है, प्यूबर्टी नहीं हुई, उसमें इसका काम होगा। आई थिंक कि हमें जो हेतु पर या शोधन करके रसायन देना, हाँ अगर सेकेंडरी अमीनोरिया है तो आप रज प्रवृत्ति निवटी दीजिएगा। इसमें कई बार अगर लगता हो आपको तो मेलिग्नेंसीज भी आपको डिटेक्ट करनी पड़ेगी, अलग अलग। देखिए प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी को ट्रीट करने के अलग अलग ये होंगे, इसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यानी हार्मोन्स है, बाकी सारी बातों पर भी, और जो भी कारण मिला आपको, लाइक अगर कोई लड़की है बहुत ही ज्यादा एनोरेक्सिक या लाइक कुछ खाती नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती, हाइपर एक्टिव है, और उसके पेरेंट्स को भी, सिबलिंग्स को भी उसके घर में प्यूबर्टी डिलेड हुई थी या कुछ मेडिकल कंडीशन है, तो उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा। वहां पे रज प्रवृत्ति निवटी का क्या रोल रहेगा, कुछ रोल नहीं। तो वो आप सोचिए कि इसमें आपके पूरे इन्वेस्टिगेशंस हो जाने के बाद ही हम विचार करें और इसमें काम करें।
तो इसमें जैसे मैंने बताया कंस्टिट्यूशनल, हाइपोगोनैडिक, हाइपरगोनैडोट्रोफिक कंडीशंस, ये सभी। अभी इसमें जैसे घी, दूध, ये सब कुछ हो गया। जहाँ पे जरूरत हो वहां पे मांसाहार अगर पेशेंट चाहती हो तो वो भी कर सकती है। कुछ गलत आदतें हैं तो वो भी दूर करे। दिनचर्या, वेगों का अवरोध। एक और बात बताऊंगी कि आजकल की लड़कियों में करियर को लेकर और इस लाइक इस सभी को बातों को लेकर एक बड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर भी होता है। इस सभी स्ट्रेस फैक्टर के साथ भी कई बार ये होता है ना कि उसको उस ये नहीं कर पाती, तो अति स्ट्रेस के कारण भी धातुओं का क्षय होता है। तो स्ट्रेस के लिए भी काम करें, या उसमें कुछ अकेलापन है या बाकी सारी बातें भी है तो उसको उसके कारण भी ये डिले होता है, या एक प्रकार से क्या कहेंगे हम उसको, एक अवेयरनेस नहीं है या भय है, डर है, तो उसको भी तो हमें यहाँ पे मेद धातु को भी बढ़ाना होगा, या हार्मोन्स भी जो है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो बिल्कुल इस प्रकार से ये सारी बातें हैं। अभी कुछ और मैं बताऊंगी कि इसमें कैसे विचार करें। इसके लिए जैसे शतावरी, तो देखिए इसमें आपको सेकेंडरी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये भी होगा। अगर नहीं मिल रहे तो वहां पे निश्चित रूप से थोड़े हार्मोनल लेवल पर जाकर ही काम करना पड़ेगा। और वो डेवलप हो चुके हैं कैरेक्टर्स, बट मेंसेस नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं ये धातु क्षय, रस धातु क्षय और रक्त क्षय पर ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। अगर उसमें यूट्रस भी डेवलप नहीं हुआ है और बाकी भी एक्सटेंट ग्रोथ है, स्लोअर रेट है ग्रोथ का, तो वहां पे मेरे विचार से बिल्कुल आपको पूरी तरीके से ही विचार करके, शोधन करके ही वहां पर हम लोग काम करेंगे। या फिर ओवरियन इनसफिशियंसी है क्या, प्राइमरी कॉजेस में ये आता ही है। एडिक्वेट लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन या बाकी सभी हार्मोन्स, माल न्यूरिशमेंट, ये सब कुछ आ गया। आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा, रक्त पाचन करिएगा, रस पाचन पर काम करे, रस पाचन, रक्त पाचन। इसमें ऐसे स्पेसिफिक फूड को सेलेक्ट करे, लाइक कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स है या नट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, और पूरा जंक और बाकी का फूड उसको अवॉइड करें। इसमें गरुड़ासन वगैरह का भी बेस्ट रोल रहता है, जो प्रमोट करता है हार्मोन्स को। रेगुलर उसका शेड्यूल बनाए कुछ स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। आप जैसे भी इमोशनल सपोर्ट और बाकी सपोर्ट्स भी है, हेल्दी वेट भी होना चाहिए, हेल्दी वेट आप जरूर मेंटेन करें। इसके साथ भी एक प्रकार से ये होता है, हमें वो भी विचार करना पड़ेगा। इसमें अभी एक मैं और एक प्लान बताना चाहूंगी, जिससे निश्चित रूप से मैंने बताया ना पित्त दोष की दृष्टि है, पित्त रक्त ये सब है, वात भी दुष्ट हुआ है। तो इसमें पहले जैसे कि 12-13 साल की लड़की है तो हमें कृमिघ्न चिकित्सा भी इसमें करना चाहिए। कृमि कुठार रस दीजिएगा एंड आम पाचक वटी, जो कि अग्निवर्धन भी हो जाएगा, आम पाचन भी हो जाएगा और कृमिघ्न चिकित्सा भी हो जाएगी। फिर हम लोग इसमें इसका विचार करेंगे। पूर्व कर्म के रूप में हमने दीपन पाचन दे दिया, तो पंचतिक्त रूत का ये करिएगा, स्नेहपान करिएगा इंक्रीजिंग डोज में। और फिर हम जैसे ये देना क्यों जरूरी है कि देखिए, तिक्तग्रस जो पित्त का भी शमन करेगा, क्लेद पर काम करेगा, रक्त पर काम करेगा, पित्त पर काम करेगा, कफ पर भी काम करेगा और लसिका पर भी, यानी ओवरऑल सभी जो धातु और धातु के मल है उन पर भी काम करेगा तिक्त रस। दीपन पाचन भी करेगा और दोषों का शमन भी करेगा। दीपन पाचन के साथ, इन सभी गुणों के साथ एक बार ही आपका स्त्रोत शोधन हो जाएगा। तिक्त रस रक्त का प्रसादन भी करेगा, रक्त का शोधन भी करेगा, इसमें वर्ण प्रॉपर्टीज भी है। तो इन सभी के लिए मैं तिक्त घृत यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट जो गैप पीरियड होता है उसमें दशमूल तेल से अभ्यंग करें या बला तेल से अभ्यंग करें। एक दिन जो हम लोग करते हैं ना बिफोर विरेचन, इसमें दशमूल भी वात का भी शमन करेगा, बला तेल पित्त का भी शमन करेगा, वात का भी करेगा। एंड धातु पुष्टि के लिए अभ्यंग जरूरी है। और धातु पुष्टि के साथ साथ दोष विलयन भी हो जाता है स्नेहन से, और ये दोष विलयन होकर दोष शाखा से कोष्ठ में भी आ जाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाएगा। अगर आप अभ्यंग वैसे भी कर सकते हो, पुष्टि के लिए आप वैसे रूटीनली भी कर सकते हो, बट ऐसे क्लासिकल वे से करेंगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर आपको जो भी योग पसंद हो उससे आप विरेचन कर्म करें, लाइक व्याघ्री या त्रिफला हरित की बीबी तक जो भी है, तीव्रतौल्य है, इसके साथ आप सम्यक विरेचन के लक्षण 5 दिन कम से कम, तो ये संसर्जन क्रम को फॉलो करें। आपने शोधन कर दिया तो सारे स्रोत खुल गए। अभी आपके दवाइयों का असर भी होने लगेगा अच्छे से। अभी शमन चिकित्सा की तरफ, अभी आप चाहे तो इसमें वस्ती ऐड कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो इट्स ओके।
तो आप इसमें भी शमन चिकित्सा के लिए फिर जैसे कुमारी आसो यूज करें, लोहासो, पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा रिष्ट, दाढ़ी मावले, ये सारे रक्त धातु, रस धातु, पित्त पर काम करने वाले बेस्ट द्रव्य है, वहां पे आप यूज करें। अम्ल की भी यूज कर सकते हैं। लोह कुमारी आसो या लोहासो का उद्देश्य वही है कि रक्त धातु को बढ़ाना, बल बढ़ाना। और कुमारी का मैंने बताया था कि आसो तो एक ये भी होता है ना, आसो अरिष्ट, जैसे कि डाइजेस्टिव भी काम करते हैं, तो धातु व्यापार भी बढ़ा देंगे अच्छे से। और फिर आम्ल की पिपली शहद के साथ देते हो तो ये पांडुता भी कम करेंगे, ये रक्त धातु पर भी काम करेंगे, रसायन भी चिकित्सा होती है। आम्ल की विटामिन सी वाला है तो आयरन भी अच्छा शरीर को मिलने लगेगा लोहासो और आम्लकी के साथ। और हमने ऑलरेडी कुर्मिक ने चिकित्सा कर ली है। फिर इसके साथ साथ आप रज प्रवर्तनीवटी ऐड करिएगा। और जैसे कि हमें यहाँ पे अपान वायु को भी देखना पड़ेगा ना, कि अपान वायु ही रज को बाहर निकालता है। तो कई बार जैसे अभी मैंने एक कंडीशन में आपको बताया था ना कि रज बन गया है बट वो बाहर नहीं आ रहा है, अवरोध है। तो वायु का अवरोध दूर करने के लिए ये सारा हमने यहाँ पे विचार किया। अगर आपको जरूरत लगती है इसमें तो मात्रा बस्ती दीजिएगा और आपका वायु का अवरोध कम हो जाएगा। रज प्रवर्तिनी वटी, वातानुलोमक बस्ती, रज प्रवर्तिनी अग्नि गुण वाली है तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे ऐड करना उचित समझा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये प्लान बन जाता है। एंड इन सभी के साथ आई थिंक कि हमारी जो अनार्थों की कंडीशन है जिसमें हम लोग धातु क्षय की तरफ से ही विचार कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे अगर इस प्रकार से आप इसमें विचार करते हैं तो। सो ये मैंने मेरी तरफ से यहाँ पर बताया है और अभी आप अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं और इसमें आपका भी विचार बताइएगा जरूर। नमस्ते सभी को, बोलिए मैम, बोलिए हेमलता जी, संपदा जी, माधुरी, डॉक्टर। नमस्ते मैम। बोलिए सुचिता जी, डॉक्टर मंदाकिनी जी, बोलिए। नमस्ते मैम। मैम इसमें आपको शिवलिंग के बीज वगैरह दे सकते हैं क्या? क्या मैम? शिवलिंग के बीज वगैरह दे सकते हैं? शिवलिंग के बीज, शिवलिंगी बीज एक्चुअली दे तो सकते हैं आप तो मतलब एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए दे सकते हैं रसायन रूप में। लक्ष्मण अरिष्ट ये भी दे सकते हैं आप, बट मेरा विचार ये है कि जहाँ पे और मैम हम्म, नस्य भी देना चाहिए इसमें नस्य, अपना। यस, शतपुष्पा का नस्य दे सकते हैं ना, बिल्कुल और शतपुष्पा। अदरक, अदरक स्वरस का भी जब हम थोड़ा बीच में आएंगे ना ओवुलेशन पीरियड के वक्त ऐसा। बट देखिए अभी अदरक स्वरस कहाँ यूज करेंगे बताइए मुझे पहले। अभी मैम जिसको आया ही नहीं तो उसमें डायरेक्ट नहीं मुझे लगता, पहले शिरबला का ही करना पड़ेगा। यस, तो ये हाँ पहले आप बाकी सारी बातें करिए फिर जाकर आप अदरक स्वरस का उपयोग करिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है जो सेकेंड में अटेंड हो गया उसमें अदरक स्वरस का यूज कर सकते हाँ सेकेंडरी में, क्योंकि वो मतलब देना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट पहले आप ना ऐसे हो जाता है ना कभी कभी, फिर पेशेंट को तकलीफ भी हो सकती है, केवल आपने अदरक स्वरस दे दिया तो उष्ण गुण लग जाएगा। तो ऐसे नहीं हैं। करना है, पहले आप दोष दृष्टि को निकाल दो ना, फिर आप यहाँ पे ये करो। हाँ नहीं मैम बराबर बोल रहे हैं आप। और मैम इसमें बाद में वसंत कल भी दे सकते हैं, सुवर्ण वसंत मालवी। मैम देखिए रसायन तो इतना मतलब आप कैसे भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना कि क्या क्या दे सकते हैं रसायन के लिए, आप क्या क्या देंगे बताइए। बहुत कुछ दे सकते हैं ना रसायन के लिए, तो आप अलग अलग कल्प जो है वो यूज कर सकते हैं, इवन च्यवनप्राश, कुष्मांडा अवलेह से लेकर यूज करें, आप कोई भी क्षीरपाक बनाए, आप लघु मालिनी, सुवर्ण मालिनी, वसंत दे सकते हो, जो भी चाहे। बट थोड़ा आपको ये रसायन चुनना होगा जो जैसे मैंने ये बताया ना 4-5 वाले, कुमारी, शतावरी, वैसे वाले। आप ब्राह्मी का भी यूज करें मैम, ब्राह्मी प्राश, बिकॉज ब्राह्मी भी स्टिमुलेट करती है ना ब्रेन एक्टिविटीज को, यस मैम। तो वो भी काफी अच्छा सुंदर रहेगा ब्राह्मी का अगर विचार किया जाए तो, ब्राह्मी प्राश का। मैम हम लोग कुबेराक्ष भी मतलब इन बिटवीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, दे दे सकते हैं ना हाँ शमन कुबेराक्ष। चिकित्सा के रूप में दे सकते हैं।
हाँ, कुबेराक्ष, चंद्रप्रभा, ये सब। चंद्र प्रभा भी देंगे। मैम नष्ट पुष्पांतक रस भी दे सकते हैं ना, मतलब बीज देते हैं। है ना यस, नष्ट। स्त्री व्याधि हरि रस दे सकते हो, नष्ट पुष्टान तक दे सकते हो, पुष्यानुक चूर्ण भी अगर आपको लगता है तो वो भी दे सकते हो। बट पहले हाँ, आप ना मैम देखिए, पहले ना ये सारी बातों को ध्यान में रखे। निदान, हेतु, हाँ, निदान देखना पड़ेगा मैम, हेतु देखना इन्वेस्टिगेशन पड़ेगा सारे, पहले। इन्वेस्टिगेशन हेतु सारे करिएगा। और कौन सा दोष ये है। बिल्कुल। बताइए मंदाकिनी जी, आपका विचार क्या है इसमें? इज इट ओके? आपको ठीक लगा? बताइए। मॅडम बस्ती कुठले सजेस्ट केले? एक तर चंदनबाला लाक्षादी तेलाचा बस्ती देऊ शकता, त्याच्यानंतर दशमूल तेलाचा तुम्ही देऊ शकता, फिर शतपुष्पा का मात्रा बस्ती दे सकते हैं आप। तो मतलब कॉज क्या है इसके हिसाब से, बट शतपुष्पा चंदनबाला ये ज्यादा बेहतर रहेंगे इसमें। अगर आप निरूह अनुवासन देना चाहती है तो वैसे भी दे सकते हैं, निरूह अनुवासन। डॉक्टर सुचेता बोलिए मैम। मंदाकिनी जी आपका वो केस भी बताइए जरा। हाँ जी मैम, नमस्ते। 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 नमस्ते एवरीवन। यस, बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे पास जो अभी तक पेशेंट्स आए हैं डिलेड प्यूबर्टी के, उनमें मुझे एनाटॉमिकल डिफेक्ट ही मिले हैं। अभी तक मैंने ऐसा कोई देखा नहीं है जिसमें स्रोत अवरोध या अनीमिया या किसी और कारण से पीरियड्स नहीं आए हो, एक्सक्यूज मी। जैसे यूट्रस नहीं बना या साइज कम है, मैंने ऐसे ही पेशेंट्स देखे हैं। फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर का यूट्रस है यदि, और बहुत कम, हाँ फिर ट्रीटमेंट करने लायक इतना नहीं है। मैं प्रैक्टिस में इस टाइप के पेशेंट्स ही देखते हैं। अच्छा। मतलब पेशेंट्स आते हैं, 16-17 साल की बच्चियां आती हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी मदर आती हैं साथ में, लेकिन कुछ ना कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है। या कभी कभी कुछ पेशेंट्स मैंने 3-4 बाइकॉर्नुएट यूट्रस के भी देखे हैं। हाँ। तो एनाटॉमिकल में के वजह से ही देखा मैंने, अभी तक ऐसा नहीं देखा। पर आज का जो है, अब मैं आगे निदान और हेतु को ध्यान में रखते हुए यस देखूंगी, यदि यस। कुछ ऐसा होता है आगे की जो हम जो चिकित्सा योग्य हो, तो उसके लिए बहुत नॉलेजेबल लेक्चर है ये। यस यस। और इसमें स्त्री रसायन बटी देखिए आप ना, इतने सारे इसमें ना 10-15 कॉजेस है, मेन मेन कॉजेस है, तो उस पर भी थोड़ा सा ये करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। स्त्री रसायन बटी भी आती है, दिव्य दिव्य फार्मेसी की, वो भी काफी एक पोषण के रूप में अच्छा है। बट ना आपको मेनली मुझे लगता है ना, लड़की का साइकोलॉजिकल फिजिकल एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है। लड़की में वेट चेंजेस है क्या, उसका बचपन कैसे रहा है, कुछ क्रॉनिक डिसीज हुए थे क्या, टाइफाइड या बाकी भी कुछ ऐसे, कुछ एक्सीडेंटल इंजुरीज है क्या, कुछ डिप्रेशन है क्या, बहुत सारी बातें होती है। ओवरऑल उसकी डिलीवरी कैसी हुई थी, मतलब वो कैसा ये हुई थी, वो भी बातें हैं। घर का कंडीशन कैसी है, हालत कैसी है, हार्मोन, क्योंकि सभी इन सभी बातों का परिणाम निश्चित रूप से हार्मोन्स पर वगैरह भी होता है। मैम शिल्पा मैम, हाँ बोलिए। चाहे तो अतिकृष्टता माल नरिश में भी होता है और अति स्थूल में भी है ये कंडीशन, मतलब डिलेड डिलेड होता ही नहीं हाँ है। एग्जैक्टली। तो दोनों अतिकृष्ट और अति स्थूल जो है, इन दोनों केसेस में ही आता है डिलेड, बोलते हैं ना प्यूबर्टी। पर कभी कभी अति स्थूलता में जंक खाने से जल्दी भी आता है, फिर बाद में आता ही नहीं, वो पूरा मिलता है ना, रुक जाता हाँ, बीच का वो ये होता है, होता है मैम वो। अवरोध हो जाता है, एक बार आता है फिर आता नहीं, ऐसे भी होता है कभी कभी, और हाँ, स्कैंटी होता है। तो उसमें आपको विचार ये करना है, एक तो स्त्रोतोरोध, एक तो धातु क्षय, दोनों को विचार करें। धातु क्षय के कारण भी होता है ना। हाँ यस मैम, दो संप्राप्ति हमेशा तो रहती है, क्षयात्मक और अवरोधात्मक रहती है, तो वो कौन से इसमें बैठेगा वैसे देखना पड़ेगा।
यस, दोषों का, धातु का क्या है, मतलब अगर ऐसा है तो वो हमारे लिए मतलब ट्रीटमेंट प्लान पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है, इजी है वैसे, अगर एक हाँ। बार कर गया है तो इजी है। बराबर, यस मैम। और इसमें वाजीकरण का भी विचार करिए मैम। हाँ यस मैम। और ना कई बार ये भी आपने थोड़ा सा लाइक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वाले जो हर्बल प्लांट्स है, यानी हमारे द्रव्य जो है, जैसे शतावरी वगैरह है, ब्राह्मी वगैरह है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है, उनको भी आप दीजिएगा। यानी वो क्या करते हैं ना, टोटली ग्रोथ रेट को भी बढ़ाते, हमें ग्रोथ रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है। और इसीलिए आप इसमें गरुड़ासन जैसे या ताड़ासन जैसे भी आसन, सूर्य नमस्कार भी करवाइएगा, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो हार्मोन्स रिलीज होंगे, हार्मोन्स रिलीज होंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये मिलेगा, चालना मिलेगी। मंदाकिनी जी बोलिए, आपको वो क्लियरिटी आ गई आपके वो पेशेंट के बारे में जो पूछ रही थी आप? पहले तो मैम बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छा तरह से मैम बताने के लिए। मेरे पास एक लड़की थी 14 साल की, तो अच्छा, हाँ वो बताइए आपका केस। हाँ बोलिए। पेशेंट थी, तो उसी को पीरियड नहीं हो रहा है, मतलब तो वो मुझे बोली कि मेरा अभी पेट ठीक है, आप मेरे को मतलब दवा मैंने चलाई थी उसको, तो आराम पाया मैंने, नहीं अभी 15 दिन दवा और खाओ तो जो ग्रहणी दृष्टि है वो ठीक करते हैं, फिर उसके बाद पीरियड सोचेंगे। तो मेरे पास कोई मतलब ऐसा कुछ था नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि मैम कृपया करके इसके बारे में बताएं। हाँ मैम, जो मेरी पीसीओडी वाली पेशेंट है ना, उसको अभी मैंने जो दवाइयाँ बताई थी, तो उनको मैंने ये सब बोल बदरस वगैरह लिखा था कि उनको केवल एक ही पैड कुछ दूसरा कारण तो नहीं है, उसको दूसरा कारण तो नहीं है, लाइक ऐसे हो रहा है, तो आपने कभी ये किया क्या, यूएसजी वगैरह करवाया, एग्जामिनेशन करवाए सारे? हाँ मैम करवाया था, आपको शेयर भी किया था। अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग में शेयर किया था, सब कुछ तो ठीक था, नॉर्मल था, बस केवल एक हल्का सा पहले उसको राइट में थी पीसीओ, हल्की सी, ज्यादा भी नहीं थी, बढ़ी हुई नहीं थी, उसको पीसीओडी डायग्नोस हुआ था। वो हमारे मेडिसिन बस देने के बाद राइट का सही होकर के लेफ्ट में हो गया। तो पहले तो पीरियड आ नहीं रहा था उसको, फिर आना चालू हुआ तो फिर वो बंद नहीं हुआ था। तो मैंने अभी फिर उसके बाद वो मेरे से दवा वगैरह ली तो बंद नहीं हुआ था, मैंने बस्ती भी दी थी, तो फिर वो चली गई पेशेंट। रजिस्ट्रॉन खाया, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रॉन बंद किया, तो मेरे से बोला कि हम आज आ रहे हैं, मैंने कहा आ जाओ। आए तो फिर उन्होंने बोला कि अभी तो पीरियड बंद हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अब ड्यूरेशन वगैरह बस्ती वगैरह देंगे। फिर वो लोग मतलब ये रिपोर्ट देख के वो लोग ऐसे होपलेस हो गया, अरे ये क्या हुआ, एक में सही हुआ तो एक में आ गया, तो वो छोड़ के चले गए ट्रीटमेंट बीच में। तो रजिस्ट्रेशन चलाने के बाद पीरियड रेगुलर करने के लिए वो लोग ओवरऑल वगैरह चलाते हैं, तो ना तो उन्होंने वहां कंसल्ट किया ना मुझसे कंसल्ट किया। फिर वो अभी परसों आई तो बोली कि मेरे को अभी पीरियड आना चालू हुआ, 1 पैड जा रहा है, केवल स्कैंटी पीरियड। तो मैंने ये सोच करके बोल बद्रस अशोका रिस्ट वगैरह दे दिया उनको, लेकिन आज ही फोन करके बोलती है कि अभी मेरे को बहुत ज्यादा पीरियड आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ शाम को फिर। तो मैंने वो जो अभी व्यवस्था पत्र आपको दिखाया, तो मैम वो ठीक रहेगा। और एक मैंने और उसके बारे में सोचा है, क्या हम उसको शतावरी तेल शक्ति का नाभि पूर्ण करें बात के लिए? हेलो शतावरी मैम, जैसे कि जो भी मैंने व्यवस्था पत्र बनाया, मैंने पित्त को ध्यान में रखते हुए बनाया, तो हम बात का भी बात पे भी काम करने के लिए हम शतावरी श्री पुष्पा ऑयल से नाभि पूर्ण करें क्या, या नक्शा दें, कुछ ऐसा करें क्या? नहीं ना, अभी तो हमें ये करना है ना, स्टॉप करना है ना, तो नाभि पूरण तक कर सकते, बट मुझे लगता है कि शतावरी से ज्यादा यहाँ पे पित्त शमन वाला कोई भी आप चंदन बला वगैरह दीजिए ना, चंदन बला लाक्षादि से कर सकती है आप। नस्य नहीं, नाभि पूरण। अच्छा, नाभि पूर्ण। नस्य मत करिए मैम, नस्य मत करिए, नस्य करना है तो फिर वासाघृत वगैरह कर सकती है, या दुर्वास वरस का कर सकती है। अभी 5 दिन तो नहीं करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। हाँ, क्योंकि नस्य से अननेसेसरी क्यों आप स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, लाइक तो एचपीओ एक्सिस को आई थिंक कि देना है तो आपको शीत द्रव्यों का देना है, या तो दुर्वास वरस का, जैसे हम लोग रक्त पित्त में बताते हैं ना कि ओवर ब्लीडिंग हो रही तो आप वहां पे यूज करो, तो इसमें। हाँ मैम, दुर्वा का तो बहुत ही जैसे करती है तैसे ही उसको चिंचिड़ी सी बस लगती है, फिर उसको सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, बंद कर देती है वो। अभी हम इतना ही करते हैं, वासाघृत वगैरह दे देते हैं। हाँ ठीक है, वासाघृत पान करवाइएगा, और इसका मात्रा बस्ती अगर पॉसिबल है तो वो दीजिएगा, चंदन बला लाक्षादि का। हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, ओके।
और इसमें आप कैसे विचार करेंगे? और जो आपकी केस आई थी मंदाकिनी जी, इसके बारे में, डिलेड प्यूबर्टी के बारे में, उसमें कैसे प्लान किया, फिर अभी क्या क्या देंगे आप बताइए? आपने इन्वेस्टिगेशन करवाए क्या उसके? अभी कुछ नहीं कराया मैम, अभी वो जस्ट मेरे पास कोलाइटिस के लिए आई थी, तो वो बोली कि मेरी 1 हफ्ता ट्रीटमेंट लिया उसने, तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, तो मुझे बोली कि मेरी मम्मी ने कहा है मैं अब ठीक हो गई हूँ और अब आप जो है मेरा ये मेरे को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसे अल्सरेटिव कोलाइटिस अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिला है ना, अभी अभी ऐसे नहीं कर सकते, 15 दिन और करो, क्योंकि ग्रेडिस अगर नहीं सही रहेगी तो फिर पीरियड्स कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने कहा कि अभी आप रुक जाओ थोड़े दिन और, क्या तब तक मैं मन में सोची कि कुछ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूंगी मैम, तो अभी कुछ नहीं अच्छा। किया। हाँ, नहीं नहीं, अभी आप इन्वेस्टिगेशंस करें। उसकी एज 13 है, 14 है, क्या है? 13, 14? 14 है। 14 है। फैमिली हिस्ट्री वगैरह कुछ लिया? नहीं अभी नहीं लिया, अभी मैं बस अभी पापा आए थे साथ में, तो वो नहीं, कोई ज्यादा। बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप पूरा देखिए, आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझ में आया है, कैसे काम करना है, कैसे विचार करना है। हिस्ट्री आराम से आप उसको समय देकर ले लीजिएगा, एंड पॉइंट नोट डाउन करके अच्छे से बराबर आप ग्रुप पे भी डालिएगा, और फिर जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करने को लगाइए, और फिर हम प्लान करेंगे। तब तक आप ऐसे उसको क्षीरपाक वगैरह खिला सकती है, बट अगर आम है, कुछ अग्निमांद्य जैसे है, तो फिर वो करेक्ट करके ही देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। हाँ मैम, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की पेशेंट है, तो इस वजह से अभी फिर मैं थोड़ा आराम से कर रही हूँ। आराम से फिर सारा ये करके करो फिर इसमें, है ना? जी, ओके। सही। और कुछ माधुरी जी? हाँ नहीं मैम, मैम वो पेशेंट वापस आई मेरी आरए वाली थी ना, आपको बोला था लंगन दिया था उसको, वो 2 महीने के बाद वापस आई, गई थी, उसका कुछ बोला मेरा घर का ये वो सब प्रॉब्लम हुआ, मुझे ठीक हुआ था, पर अभी मैं उसने कुछ आपत्ति किया मैम, अभी बोली कि स्वेलिंग स्वेलिंग नहीं है, पर अभी उसको जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ है। मैं अच्छा। बोली तुमने कंटिन्यू ही नहीं किया तो फिर कैसे अभी करूँ, तो फिर अभी नहीं करती हूँ, अभी देखते हैं। आज अच्छा, उसका उसने दवाई भी वो रखी थी अपना, खाई नहीं थी मैम, कहीं गाँव गई थी क्या, तो बोली पहले वही खा के आना, उससे ही आराम हो जाएगा, फिर बाद में आना, उसको खत्म करो दवाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो फिर देखेंगे अभी एक वो बार कितना। फिर से अच्छे से प्लान करो, देखकर ना पेशेंट को। अभी उसको फिर से बोला लंगन करो 3 दिन, शुंठी हम्म। से जल वगैरह मैंने बोला है, वृक्ष श्वेत वगैरह, अच्छा लहसुन अच्छा चटनी, ये सब लिख के दिया फिर से मैम उसको, अभी देखते हैं अच्छा फिर अच्छा वो लंगन करेगी बोले। अच्छा। हाँ ओके। क्योंकि उसके ना मल में मैम ये हो रहा है, म्यूकस जैसे ना, चिकट प्रवृत्ति, चिकट वो मल। मलपाचन वाला दीजिए ना, योग मलपाचन। अच्छा। मलपाचन, या जैसे कल हमने देखा ना, पुरुष संग्रहणीय वाला द्रव्य का मिलाकर, या पुरुष संग्रहणीय वटी, फिर ऐसे भी दे सकते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं आम है, तो हाँ आम पाचक भी इसमें देते हैं, आम पाचन। पाचक वटी भी दे सकते हैं, है ना? अभी वो जो मैंने बोला उसको, जो तुझे काढ़ा वगैरह सब दिया वो पहले वो खत्म कर, उससे ही ठीक हो जाएगा आराम है। फिर बाद में 4 दिन का दवाई है उसके पास में, फिर बाद में आ जाना खत्म कर। ओके। ठीक है, देखते हैं मैम अभी वो इतना हाँ कंटिन्यू। बताइए, जो हाँ अगर बता। कुछ है आपको शंका तो बताइए। हाँ जरूर मैम। ओके, चलिए फिर, और कुछ अगर नहीं है संपदा जी, डॉक्टर सुचिता, आई होप आपको एक दिशा मिल गई होगी कि किस प्रकार से प्लान करना है ऐसे केसेस में। यस मैडम। ओके, सुचिता मैम को एक फिर आज के लिए रुके। थैंक हाँ यस मैम, थैंक यू मैम, वेरी नाइस सेशन। यस, ओके, चलिए, नमस्कार सभी को।